दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीपी और सीबी के बीच संबंध, जिसे मेयर का सूत्र भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस सूत्र के निगमन के बारे में जानेंगे। पूरा सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, एक एक पॉइंट्स की विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इससे समझने से पहले हमें दो पॉइंट समझने होंगे, जो है एक समायत आयतनिक प्रक्रम और समदाबिक प्रक्रम। इन दो प्रक्रम के बिना हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एकदम एक पैसे का भी। तो इसके लिए हमें वो प्रक्रम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं समदाबी प्रक्रम, जिसे आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। तो समदाबिक प्रक्रम क्या होता है, तो यहाँ से आप इससे ही परिभाषा निकाल सकते हैं, जिसमें दाब, जिस प्रक्रम में दाब स्थिर रहे उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, किसी निकाय में होने वाले प्रक्रम के दौरान दाब स्थिर रहे, पी स्थिर रहे तो समदाबी प्रक्रम कहलाता है। फिर अब बात करते हैं समायतनिक प्रक्रम क्या है। तो इसमें भी उसी तरह होगा, जिसमें आयतन स्थिर रहे उसे समायतनिक प्रक्रम। जब आयतन स्थिर रहेगा तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। तो फिर किया गया कार्य भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डेल्टा भी की जगह जीरो रखेंगे तो इससे गुणा करेगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, अगर उसे देखें तो वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, जहाँ ये आंतरिक ऊर्जा है, ऊष्मा है और किया गया कार्य। तो यहाँ पर इन तीनों से समझ लेते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से यहाँ पर ये आया था, जिससे डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा समायतनिक और समदाबिक प्रक्रम। तो अब बात करते हैं सीपी और सीबी में संबंध। तो वहां पर चलिए चलते हैं। यहीं पर हम दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहाँ पर कभी क्वेश्चन आ गया सीपी क्या है और सीबी क्या है, तो ये हमें बताना होगा, नहीं तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होगी उसे सीबी कहेंगे, और जो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा रहेगी उसे सीपी कहेंगे। पी से दाब को निरूपित करते हैं तो स्थिर दाब पर सीपी हो जाएगा, और भी से इसे इस आयतन को निरूपित करते हैं, इसीलिए स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो ये तो इसके लिए हो गया, और इसे हम सीबी से निरूपित करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा स्थिर आयतन पर सीबी, कांस्टेंट ऑफ ये आयतन, वी आयतन से निरूपित करते हैं, आयतन को वी से। फिर यहाँ पर हो जाएगा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे सीपी से निरूपित करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे सीपी और सीबी क्या है। इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रेशर, मतलब दाब का नियत होना, या दाब स्थिर रहे तो उसे यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे दाब की। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं सीपी और सीबी के संबंध के बारे। तो यहाँ पर मैंने इसका एक अलग से अच्छे से फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले फिगर समझा देता हूँ। मान लेते हैं इसका एक ग्राफ हम बनाते हैं। ग्राफ दो यहाँ पर इस प्रकार बनेंगे। मान लेते हैं ये प्रेशर वाला है और ये वी का अच्छे मतलब आयतन वाला। तो अगर बात करें सी बिंदु की, तो यहाँ पर जो है ताप है, ताप में पहले टी था, मान लेते हैं पहले ताप यहाँ पर टी था, फिर ताप में परिवर्तन किया गया। जब ताप में परिवर्तन किया गया तो ताप को डेल्टा टी बढ़ा दिया गया। तो जब ताप में इतना परिवर्तन हुआ गया और डेल्टा टी बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद है यहाँ पर इसका यहाँ पर तो P प्लस डेल्टा पी कॉमा भी, मतलब ये कौन सा प्रक्रम हुआ, समायतनिक प्रक्रम। तो जिसमें P प्लस डेल्टा बी मतलब दाब स्थिर नहीं है लेकिन आयतन स्थिर है। तो अब यहाँ पर उसी प्रकार समदाबिक प्रक्रम हो जाएगा B पॉइंट पर, और ये जो A पॉइंट पर है यहाँ पर P और V दोनों है। तो यहाँ पर कोई प्रक्रम नहीं हो रहा है, यहीं पर, यहाँ पर और यहाँ पर ही प्रक्रम हो रहा, मतलब हमारा इसी वाले रेखा पे जो होगा वही होगा। तो यहाँ पर समायतनिक और समदाबिक प्रक्रम हो रहा है। तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे फिगर। अब बात करते हैं, यहाँ पर पहले कुछ मान लेंगे कि ये सब जो होगा, ये सीपी और सीबी में संबंध, ये वाला जो, ये सब आदर्श गैस के लिए होंगे। तो
आदर्श गैस क्या होगी? जो असंपीड्य हो वही आदर्श गैस होगी, अस्यान हो तो उसे आदर्श गैस कहेंगे। फिर है माना कि आदर्श गैस के एक अणु, एक मोल भी ले सकते हैं, एक अणु भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो जो मानना है वो मान सकते हैं दोनों में से। फिर है द्रव्यमान पर का ताप T, दाब P तथा आयतन भी है। तो यहाँ पर मैंने माना हुआ है, इसका ताप है T, दाब है P, आयतन है V। आप कुछ भी और भी अगर आपको कुछ मानना, क्योंकि खासकर यही होता है, क्योंकि सीबी और सीपी में यही है तो हमें यही मानना पड़ेगा। फिर इस अवस्था को हम ताप टी से खींचे गए दाब आयतन वक्र बिंदु ए पर, तो कह रहा है इस अवस्था को हम ताप टी पर खींचे गए दाब आयतन वक्र के, जो यहाँ पर ये वक्र है दाब आयतन का, दाब और आयतन का ये जो वक्र है, इसके वक्र के ए बिंदु पर, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर ए बिंदु पर प्रदर्शित है। तो ए बिंदु पर प्रदर्शित है, तो यहाँ पर जैसा कि दाब आयतन ए बिंदु पर प्रदर्शित है। माना गैस का आयतन स्थिर रखकर ताप से T प्लस डेल्टा T तक गर्म किया जाता है। तो आयतन तो अभी स्थिर रखा गया है, जब आयतन स्थिर रखा जाएगा मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन T इज इक्वल टू T प्लस डेल्टा T, मतलब डेल्टा T इसका ताप बढ़ा दिया गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा T इसका ताप गर्म किया गया तो ताप बढ़ गया, जिससे अवस्था ए से सी तक पहुंच गई। पहले तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ए पर थी, जब अवस्था ए पर थी तो यहाँ से सी पर पहुंच गई, मतलब यहाँ से पहले यहाँ थी फिर उसके बाद सी पे पहुंच गई, तो यहाँ पर ताप हमने दाब में परिवर्तन किया, आयतन को स्थिर रखा है, तो यहाँ पर सी में आ जाती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, पहले तो यहाँ पर थी, यहाँ पर कहीं, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच गई, तो इसीलिए इसे कह सकते हैं। चूंकि हमने आयतन स्थिर रखा हुआ है, पहले ही यहाँ पर बताया आयतन को स्थिर रखकर, तो यहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब डेल्टा V इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, जो किसी गैस द्वारा किया गया कार्य, वो ऊष्मागतिकी जो किसी गैस द्वारा किया गया कार्य होता है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, दाब और उसके आयतन में परिवर्तन, तो उससे अगर हम निकालें, अगर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है तो W इज इक्वल टू 0 हो ही जाएगा, ये तो आप समझते ही हैं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं Q क्या है, Q यहाँ पर ऊष्मा है, तो यहाँ पर जब विशिष्ट ऊष्मा का हमने पढ़ा होगा तो वहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिला था, Q इज इक्वल टू हमें मिला था MC इंटू डेल्टा T, आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पर आपको मिला था। तो इससे अगर हम निकालें तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर एक एकांक द्रव्यमान के लिए हमने निकाला है यहाँ पर, इसीलिए हमने एक रखा, एकांक द्रव्यमान के लिए ही इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो एकांक द्रव्यमान के लिए CB, इसे मान लेते हैं आयतन का भी है तो CB हो गया इंटू डेल्टा T, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा Q इज इक्वल टू CB इंटू डेल्टा T, समझ रहे हैं। फिर इसी प्रकार अगर यहाँ पर देखें C इंटू डेल्टा V, तो ऊपर आप समीकरण में यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर W 0 हो जाएगा जिस प्रकार यहाँ पर है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, UC माइनस UA, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी Q वाली, तो जब Q वाली वैल्यू यहाँ पर UC माइनस UA पुट कर देंगे तो CB इंटू डेल्टा T हो जाएगा, जिससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो फिर अब हमारा हो जाएगा यहाँ से, अब यदि गैस को स्थिर रखकर, अभी तक हमने स्थिर दाब पर यहाँ पर है, अभी तक स्थिर आयतन रखा था, आप दाब स्थिर रख देते हैं, तो स्थिर दाब पर जो ताप है उसे डेल्टा T फिर से बढ़ाया गया, गर्म कर, लेकिन इस बार दाब को स्थिर रखा गया, आयतन को नहीं, जिससे वह अवस्था A से B तक पहुंच गया। जैसा कि हमने यहाँ पर फिगर में बनाया हुआ है कि सबसे पहले जब यहाँ पर था तो उसका आयतन P भी था, तो जब इसे गर्म किया गया, इस बार तो दाब स्थिर है इसीलिए यहाँ पर P रखें, जब दाब स्थिर है तो इसे जब गर्म किया जाता है तो इस अवस्था से इस अवस्था तक पहुंच जाता है, तो अवस्था से B तक पहुंच, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। चूंकि
u इज इक्वल टू, यहाँ पर परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हुआ, सब b पर गया, b से फिर a पर आया, तो यहाँ पर इतना परिवर्तन हुआ, इसीलिए यहाँ पर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया। तो u भी माइनस यू ए, जैसा कि हमने पीछे भी किया था, तो q माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। फिर है यहाँ पर u v माइनस यू ए, क्योंकि वैल्यू हमने पीछे निकाली ही थी, तो ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, और w की वैल्यू, w बराबर किसी गैस द्वारा किया गया कार्य इतना होता है, तो p इंटू डेल्टा भी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे फिर से बता देता हूँ। चूंकि यहाँ पर किया गया कार्य जो पहले ए पर था, जब उसे उसका दाब स्थिर रखकर उसका आयतन बढ़ाया गया, तो वो बी से ए तक आ गया, तो किया गया उष्मागतिकी के प्रथम नियम से u बराबर q माइनस डब्ल्यू, तो u b माइनस यू ए इज इक्वल टू q माइनस डब्ल्यू। उसी प्रकार यहाँ पर हमने पीछे से q की वैल्यू समीकरण 1 से पुट कर दी, और w बराबर किया गया कार्य आप जानते ही हैं, p इंटू डेल्टा भी होता है। तो इसी प्रकार कर सकते हैं, a से b के लिए प्रारंभिक स्थिति में दाब t है, a से b के लिए प्रारंभिक स्थिति में गैस का आयतन व तथा ताप, आयतन तो b है व ताप t है। स्थिर दाब पर अवस्था b में आयतन v प्लस डेल्टा v तथा ताप t प्लस डेल्टा t हो जाए। जब स्थिर दाब पर अवस्था में, जब दाब स्थिर था, इसी अवस्था की बात हो रही है, तो आयतन तो v हो गया, v प्लस डेल्टा v, क्योंकि आयतन में परिवर्तन होगा, ताप t प्लस डेल्टा p। आदर्श गैस समीकरण अब लगा देते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या कहता है? आदर्श गैस समीकरण क्या है? पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। साधारणतः हम पढ़ते हैं, एन क्यों लगाते हैं, म्यू आर टी भी पढ़ते हैं, एन आर टी भी पढ़ते हैं। जब मोलों की संख्या एन हो जाती है तो उसे एन आर टी कह देते हैं। तो यहाँ पर हम पी बी इज इक्वल टू आर टी देखते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं भी की, चूंकि आयतन अभी बताया कि आयतन v प्लस डेल्टा v हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा v प्लस डेल्टा v। जब v की वैल्यू रखेंगे और ताप की जगह पे ताप t प्लस टी बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर रख दिया। अब p का गुणा करा दीजिए और r का इसमें गुणा करा दिए, तो हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। फिर इसी प्रकार है पी बी इज इक्वल टू इतना हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर आर टी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? अगर आर टी की जगह पे रखना चाहे समीकरण 3 से, तो आर टी की जगह पी बी रख के इसे कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या? पी डेल्टा बी बराबर आर डेल्टा। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 देखिए आपका क्या था। समीकरण 2 हमारा यहाँ पर निकला था यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी। तो ये हमें यहाँ पर समीकरण मिला था, तो यहाँ पर हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, ये हमें यहाँ पर समीकरण ऊपर प्राप्त हुआ था। तो आर डेल्टा टी कैसे यहाँ पर हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पी डेल्टा भी आप समीकरण अभी देख सकते हैं, पी डेल्टा भी था, तो पी डेल्टा भी की जगह पे हम वैल्यू आर डेल्टा टी रख सकते हैं। अब कह रहा है ए से बी तथा ए से सी प्रक्रम में ताप परिवर्तन समान है। चूंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, ताप दोनों में परिवर्तन हुआ, लेकिन ताप समान ही है, अभी ताप समान दिया जा रहा है। तथा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, इसीलिए तो आंतरिक ऊर्जा जब ताप समान है दोनों स्थितियों में, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा किस पर ही निर्भर कर? ताप पर ही साधारणतः निर्भर करेगी। तो इस अतः दोनों में अत्यधिक आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन होगा। मतलब जो दोनों में यूवी और यूसी था, दोनों में आंतरिक ऊर्जा में समान परिवर्तन, चूंकि ताप पर ही निर्भर कर रहे हैं, तो दोनों में समान ही परिवर्तन होगा। फिर इसी प्रकार है यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू यू सी माइनस यू ए हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू यू सी माइनस यू ए, तो पीछे समीकरण से फिर यू बी माइनस यू ए की वैल्यू हमने अभी पीछे ही निकाली थी, तो यहाँ पर ये है, और यू सी माइनस यू ए की समीकरण 1 से हमने वैल्यू निकाली थी। समीकरण आपको दिखा देता हूँ। समीकरण 1 था यू सी माइनस यू ए इज इक्वल टू सी बी इंटू डेल्टा टी, और समीकरण 2 हमारा यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ये कैसे आया। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में कर देते हैं डेल्टा टी से भाग। जब डेल्टा टी से भाग करेंगे तो सबका डेल्टा टी खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या? सी पी माइनस सी बी बराबर आर। और हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, तो ये आप गेस कीजिए, तो बताइए क्या हो सकता है ये। तो चलिए मैं ये बताता हूँ। यहाँ पर आर है गैस नियतांक, सी भी है, ये
आयतन की विशिष्ट ऊष्मा और ये दाब की विशिष्ट ऊष्मा। जैसा कि हमने पीछे ही बताया, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। और ये क्या है, गैस नियतांक। तो यहाँ पर ये R बराबर Cp और Cv में संबंध समाप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। Cv तथा Cv में संबंध कैसा है, कैसे आता है, मेयर का सूत्र क्या है, ये सब आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था, ज़रूर बताइएगा। आप समझे कि नहीं समझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।